हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। इससे पिछला जो मेरा वीडियो था सिंधु घाटी सभ्यता, और उससे जो पहले वीडियो था वो था पाषाण काल। तो आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। विभिन्न एग्ज़ामों में, सभी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम में इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आते हैं, जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, सारा क्वेश्चन इस वीडियो में पूरा बताया गया है, दिखाया गया है। तो आप लोग शुरू से अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिए। वैदिक सभ्यता का स्टार्ट एक विद्वान थे मैक्स मूलर। उसने कहा था कि आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था। मध्य एशिया से वो सर्वप्रथम आए और पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में बसे, और यहीं जो बसे उसी सभ्यता का नाम वैदिक सभ्यता कहलाया। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। तो शुरू से हम लोग इस चैप्टर में डिटेल से जानेंगे, बुझेंगे, समझेंगे। चाहे राज्य लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, इतिहास के दौरान में इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आते हैं तो वैदिक सभ्यता से सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनता है इस वीडियो में विश्लेषण है, चर्चा है। तो वैदिक सभ्यता का स्टार्ट। तो वैदिक सभ्यता को दो खंडों में दोस्तों बांटा जाता है, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल की जो ईस्वी है वो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 BC से 1000 BC, और उत्तर वैदिक काल की जो ईस्वी है वो है 1000 BC से 600 BC। तो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, हम वैदिक काल सभ्यता को दो खंडों में बांटे हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ईस्वी के बाद हम लोग चर्चा करेंगे। ऋग्वेद से हमें जानकारी मिलती है ऋग्वैदिक काल की और वर्ण व्यवस्था की। तो समाज जो था दोस्तों 4 वर्णों में विभक्त था पहले समाज। आप लोग जानते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष की संकल्पना का उल्लेख मिलता है, और ये बताया जाता है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं क्षुद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। वैदिक सभ्यता के बारे में उपनिषदों की कुल संख्या दोस्तों इसमें 108 बताई गई है, महापुराणों की संख्या 18 बताई गई है, और वेदांग की संख्या 6 बताई गई है। आप लोग दोस्तों इस वीडियो को 4 बार 5 बार अगर देखिएगा तो आपको वैदिक सभ्यता से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम जिसके बारे में हम पूरा विश्लेषण कर रहे हैं आपको लगभग याद हो जाएगा, और वैदिक सभ्यता से और उत्तर वैदिक सभ्यता से सारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ अगर बात किया जाए दोस्तों तो वेद है। वेद की संकलनकर्ता के बारे में बात किया जाए तो महर्षि कृष्णदेव यानी वेद व्यास है। वेद 4 तरह के हैं। चारों में सबसे पहले नाम आता है ऋग्वेद का। ऋग्वेद के बाद नाम आता है यजुर्वेद का। यजुर्वेद के बाद सामवेद, सामवेद के बाद अथर्ववेद। तो फिर से एक बार दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद के अगर बात किया जाए तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, और अथर्ववेद सबका सबसे बाद का वेद है। आप लोग जानते हैं कि 10 मंडल है, 1028 सूत है एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। तो आइए चारों वेद को अच्छा से समझते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद में आपको बता दिए हम दोस्तों 10 मंडल, 1028 सूत एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं यजुर्वेद के। ऋग्वेद के बाद हमारा जो अगला वेद है वो हम यजुर्वेद के बारे में बात करने जा रहे हैं। यजुर्वेद में गद और पद, यजुर्वेद में गद एवं पद दोनों में है।
यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। यजुर्वेद के बाद हमारा जो वेद है वो वेद है सामवेद। सामवेद, अब सामवेद में क्या इम्पोर्टेंट है, तो सामवेद में दोस्तों इसमें भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है दोस्तों, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है और इसमें जो है रोग का निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, आशीर्वाद, सुस्ति, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, मातृभूमि, इसी सब विषयों में सारा कुछ डिटेल से बताया गया है। साथ ही साथ अंधविश्वास आदि का वर्णन इस वेद में किया गया है। तो इस वेद का नाम क्या बोले दोस्तों, अथर्ववेद। वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। ये बात याद रखिएगा दोस्तों। वैदिक काल के देवताओं की बात करें तो इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा का देवता कहा जाता था। अग्नि देवता एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थ था। आप वीडियो में देख सकते हैं, आप वीडियो रोक के सारा कुछ नोट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, ये सब है वरुण के बारे में दोस्तों। सोम वनस्पति का देवता, उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता, पूषण पशुओं का देवता, अश्वनी विपत्तियों को हारने वाला देवता, विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता, मरुत आंधी तूफान का देवता। इसके बाद नाम आता है गौन का आकाश का देवता, सबसे प्राचीन ये देवता कहा जाता है दोस्तों। तो इस तरह से ऋग्वैदिक कालीन देवता को हमने जाना। आइए जानते हैं हम। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर नदी की बात करें तो सबसे ज़्यादा सिंधु नदी का उल्लेख मिलता है। और सिंधु नदी कहाँ है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि अभी जम्मू कश्मीर से होके वो पाकिस्तान में होके अरब सागर में गिरती है। जब ज्योग्राफी का सेक्शन मेरा स्टार्ट होगा तो सारा नदी, सारा भौतिक भूगोल का विश्लेषण किया जाएगा। वैदिक समाज के दोस्तों आइए हम लोग बात करते हैं कि वैदिक समाज में क्या था। तो यहाँ पे राजतंत्रात्मक था, प्रणाली था। राजा दो तरह का होता था, एक निरंकुश और एक अंकुश। राजा पे अंकुश भी रहता था और राजा पे निरंकुश भी रहता था। राजा दो तरह के, एक चयनित और एक वंशानुगत। यहाँ पर 4 संस्था थी, सभा, समिति, विदत और गढ़। सभा जो थी वो लीड क्लास की थी और समिति जो था वो समान वर्ग थी। समान वर्गों लोगों का था वो समिति कहलाता था और लीड जो क्लास का था वो सभा कहलाता था। ऋग्वैदिक काल की दोस्तों बात करें तो ऋग्वैदिक काल में गाय को अघन्या शब्द का प्रयोग किया गया है और निष्क एक आभूषण था रूप में प्रयोग होता था और बाद में यह मुद्रा भी बन गया दोस्तों। ऋग्वैदिक काल के आर्य सप्त संदर्भ प्रदेश में रहते थे और ये सप्त संदर्भ प्रदेश क्या है, तो 7 नदियों का क्षेत्र को सप्त संदर्भ प्रदेश कहते हैं। तो 7 नदियों का क्षेत्र कौन कौन सा नदी आता है, तो सबसे पहले नाम आता है दोस्तों सिंधु नदी। जब आपको मैं ज्योग्राफी का सेक्शन पढ़ाऊँगा तो सबसे ऊपर है सिंधु नदी, इसके बाद झेलम नदी, इसके बाद चिनाब नदी, इसके बाद ब्यास नदी, इसके बाद रावी नदी, इसके बाद सतलज नदी। ये 6 हो गया और एक आता है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी तो अभी मृत प्राय हो गया है, विलुप्त हो गया है। इसी में रावी नदी के तट पर यानी कि पुरुषनी नदी के किनारे 10 राग युद्ध हुआ था और यह युद्ध का ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। इसमें बताया गया है कि सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया युद्ध जिसमें सुदास विजय हुआ था। ऋग्वैदिक समाज के बारे में दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के समाज के बारे में बात करें तो वर्ण व्यवस्था लागू नहीं थी, कर्म व्यवस्था था, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, बाल विवाह नहीं था, सती प्रथा भी नहीं था, पर्दा प्रथा भी नहीं था। नाम आता है लोपामुद्रा, अपाला, विश्वारा, सीता।
ये सब जो है वेदों का निर्माण मंत्रों की रचना किया था ये सब महिलाओं ने, और इसको जो है ऋषि की उपाधि से जो दिया गया था। और अगर हम ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन की बात करें तो विवाह जो था धार्मिक माना जाता था, और आजीवन जो भी शादी लड़की नहीं करता था उसे अमाजू नाम से जाना जाता था। तो इसी तरह से हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में बात कर रहे हैं। और उत्तर वैदिक काल के बारे में दोस्तों मनोरंजन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले खान पान के बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो खान पान में दोस्तों सबसे मुख्य जो भोजन माना जाता था, तो खान पान में गेहूँ और गेहूँ के साथ साथ जौ, गेहूँ और जौ जो है ये मुख्य भोजन था। अतिथि को जो है गाय का मांस खिलाया जाता था, इसलिए अतिथि को जो है गोहंत्या कहा गया है, गोहंता कहा गया अतिथि को दोस्तों ऋग्वैदिक काल में। और ऋग्वैदिक काल में अगर दोस्तों मनोरंजन की बात करें तो पासा खेलना, रथ दौड़, घुड़ दौड़, इस साथ साथ पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, ये सब चीज़ था ऋग्वैदिक काल में मनोरंजन का साधन। राजनीतिक जीवन बहुत ही सरल था, वंशानुगणित नहीं था ये, और जो है कर जो है वो ज़बरदस्ती नहीं लिया जाता था दोस्तों। कर जो है वो स्वेच्छा से था, जिसको स्वेच्छा से है तो वो अपना कर दीजिए, और जिसको नहीं है वो अपना कर नहीं दीजिए। तो ऋग्वैदिक काल एक तरह से समाज बहुत ही अच्छा व्यवस्था था ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल के बाद आता है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल वैदिक सभ्यता का दूसरा पार्ट हम लोग जान सकते हैं उत्तर वैदिक काल। इसकी होल हम अगर ईस्वी के बारे में बात करें तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के बीच के काल को हम लोग उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। उत्तर वैदिक काल के शासकों का अगर वर्णन हम करें तो आप देख सकते हैं हमारे डिस्प्ले में जो दिखाई पड़ रहा है, आप रोक के आप नोट कर सकते हैं। उत्तर में क्षेत्र को वैराज, शासक विराट, दक्षिण क्षेत्र को भोज, शासक भोज, पूर्व में सम्राज, शासक सम्राट, पश्चिम में सौराठ, सौराष्ट्र। आप जो है वीडियो को रोक के आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं। इसके बाद यज्ञ होता था, उत्तर में जो यज्ञ होता था उसे जो है पुरुष, तो उत्तर में पुरुष में यज्ञ, दक्षिण में वाजपेयी अश्वमेघ यज्ञ, राजसो यज्ञ, पूरब में वाजपेयी यज्ञ, पश्चिम में अश्वमेघ यज्ञ। उत्तर वैदिक काल में ही दोस्तों राजा जो है आम जनता पर धाक जमाने के लिए यज्ञ किया करता था। इसके बाद दक्षिण पूरब के जो है शासक को राजा कहता था, उसके क्षेत्र को राज्य कहता था। संपूर्ण क्षेत्र को जीत लिया जाता था तो एक राष्ट्र चक्रवर्ती के नाम से पुकारा जाता था। दोस्तों आपको यह वीडियो दोस्तों 4 से 5 बार देखना है। पूरा वीडियो जब आप देख लीजिएगा तो हिस्ट्री का ये जो चैप्टर है वैदिक सभ्यता, इसका जो है आपको लगभग जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस सारा क्वेश्चन हमारे इस वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को 4 से 5 बार देखिए, और इतिहास का जो ये महत्वपूर्ण चैप्टर है वैदिक सभ्यता, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ऋग्वैदिक सभ्यता के बाद उत्तर वैदिक सभ्यता। तो इसके बाद आइए हम उत्तर वैदिक काल में जो है समाज कैसा था उसके बारे में एक नज़र देख लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में समाज की हम बात करें तो यहाँ पर कर्म की प्रधान अब नहीं रह गई, यहाँ पर जाति का प्रधान हो गई। इसके बाद जो है जाति प्रधान हो गया। इसके बाद जो है खाना का अगर बात करें तो हम लोगों ने वहाँ पे देखा था कि गेहूँ और जौ था, लेकिन यहाँ पे खान पान में चावल और गेहूँ, चावल ने प्रमुख स्थान बना लिया था। इसके बाद हम लोग बात करें तो उत्तर वैदिक काल में ही गोत प्रथा की शुरुआत होती है, जिसमें 4 आश्रम आप लोग जानते हैं कि जो है चारों में गृहस्थ, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ और सन्यास। कभी कभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ जाता है और आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए आप याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों महिलाओं की स्थिति जो है इस काल में धीरे धीरे गिरती चली गई और गिरावट दर्ज की गई। और
और उत्तर वैदिक काल में ही दोस्तों सबसे पहले लोहे का प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है दोस्तों कि लोहे का प्रयोग सबसे पहले किस काल में किया गया था, तो आप आंसर दीजिएगा। उत्तर वैदिक काल में लोहा का प्रयोग सबसे प्रथम बार किया गया था। उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल दोनों में चित्रित धूसर विद्वान थे और लाल काला दोनों से ये बने हुए थे। ये आश्रम का फोटो जिसमें चारों दर्शाया गया है। इसके बाद हम जो है प्रजापति सृजन का देवता था। इसके बाद हम बात करें उत्तर वैदिक काल में दोस्तों जो है राजा का पद वंशानुगत, इसके बाद निरंकुश हो गया। अब कर देना अनिवार्य हो गया, जबकि हम लोगों ने देखा था कि ऋग्वैदिक काल में कर देना अनिवार्य नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब कर देना अनिवार्य हो गया। कर जो लेता था उसे भागदूत कहा जाता था और कर जो जमा इकट्ठा करता था यानी खजांची था उसे संग्रहिता कहा जाता था। तो इस तरह से उत्तर वैदिक काल का हमने पूरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण भाग जहाँ पे तथ्य महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता था उसका पूरा विश्लेषण हमने किया। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप 4 से 5 बार हमारे वीडियो को देखिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक शेयर कीजिए। लाइक शेयर के बाद आप हमारे चैनल से आप जुड़िए और हमारा अगला जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसमें हम मगध का उत्कर्ष वीडियो बनाएंगे। इतिहास के बाद ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जीके, जीएस, करेंट का वीडियो भी आते रहेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। हमारे वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।